इस कहानी की शुरुआत होती है डायबोलिक नाम के एक शातिर चोर से, जो रातों रात एक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्डिंग थी आर्मिन नाम के एक ज्वेलरी कंपनी की, जिसके अंदर इस देश के कीमती ताज को रखा गया था। अब यहाँ डायबोलिक का काम काफी आसान हो गया, क्योंकि ताज की हिफाजत के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था। बाकी गार्ड बड़े आराम से ताश की बाजी खेल रहे थे। बिल्डिंग में एंटर होते ही डायबोलिक ने बड़ी आसानी से इस गार्ड को मार दिया और उस कमरे में पहुंचा जहां इस कीमती ताज को रखा गया था। कमरे में एंटर होते ही वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। इसके चलते बाकी गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। अब अलार्म सुनते ही बाकी गार्ड उस कमरे तक पहुंचे। इन कमरे का दरवाजा खोलने में इन्हें परेशानी हो रही थी, क्योंकि डायबोलिक ने उसे अंदर से बंद कर दिया था। ये देखकर गार्ड्स ने उस दरवाजे को बम से उड़ाने का फैसला किया, लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचे डायबोलिक ने वो ताज चुरा लिया था। अपने पैराग्लाइडर पर उड़कर वहां से भाग चुका था। इसके बाद उसने एक चलती हुई गाड़ी पे लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी। बाद वो गाड़ी में एंटर हुआ और वहां से कीमती ताज चुरा कर वहां से फरार हो गए। शाम आर्विन कंपनी ने एक ज्वेलरी शो को ऑर्गेनाइज किया कि वो अपने बेशकीमती गहने दुनिया को दिखा सके। अब इस शो के लिए आर्विन कंपनी ने 5 मॉडल्स को हायर किया और अपने बेशकीमती गहने उनको पहनाकर डांस करवाया। गहने इतने खूबसूरत थे कि कमरे में बैठे हर एक शख्स का इनको लेने को दिल किया। इसी दौरान हॉल के चारों तरफ ढेर सारे पुलिस वालों को तैनात किया गया। डायबोलिक दोबारा इनके गहनों को चुरा ना ले, लेकिन अभी ये शो खत्म होता इससे पहले ही हॉल की तमाम लाइट्स ऑफ हो गई। देखकर एक गार्ड ने उन सभी डांसर्स को एक सेफ कमरे में जाने का कहा कि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई इन गहनों को चुरा ना सके। के बाद इन्हें एक सेफ कमरे में लाया गया, जो कि असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। यहाँ इस ऑफिसर ने लड़कियों को ट्रक में डाला और इन्हें ट्रक में डालने के बाद वहां से ले गया। यहाँ ये खुलासा होता है कि वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि शातिर चोर डायबोलिक था। एक पुलिस वाले का मास्क लगाकर बिल्डिंग के अंदर घुस आया था। के बाद डायबोलिक ने उनसे बेशकीमती हीरे उतरवा लिए और उन्हें एक सुनसान सड़क पर छोड़कर चला गया। वो चारों लड़कियां पास के एक रेस्टोरेंट में गईं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। रेस्टोरेंट में एंटर होते ही एक लड़का इनके पास आके इन लड़कियों को छेड़ने लगा। इस लड़की ने उसका हाथ मोड़कर उसे उसकी औकात याद दिला दी। दरअसल ये लड़कियां कोई डांसर नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट्स थी, जिनको डायबोलिक को पकड़ने का काम दिया गया था। लड़कियों की लीडर, जिसका नाम एजेंट बरोक था, उसने रेस्टोरेंट के फोन से एजेंट जिंको को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। जिंको वही ऑफिसर था जिसने अपनी आधी जिंदगी डायबोलिक को पकड़ने में बिता दी। यहाँ बरोक ने बताया कि उनका प्लान काम कर चुका है और डायबोलिक उनके जाल में फंस चुका है। दरअसल ये लोग जानते थे कि डायबोलिक उन गहनों को चुराने के लिए लाजमी आएगा, इसलिए इन्होंने गहनों में जीपीएस ट्रैकर को फिट कर दिया था कि वो डायबोलिक का पता लगाकर उसके अड्डे पर पहुंच सके और उसका सारा माल जब्त करके उसे अरेस्ट कर सके। इंजान, ईवा और डायबोलिक अपने अड्डे पर पहुंचे, जो कि बड़े से एक पहाड़ के अंदर बना हुआ था। अंदर आकर इन्होंने अपनी चोरी का सारा माल बाहर निकाला और इस जीत को सेलिब्रेट किया। चोरी के बाद इन दोनों के पास काफी पैसे हो गए थे, जिसके साथ ही अपनी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकते थे। ईवो ने डायबोलिक से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए बाहर जाना चाहिए। इसने इसके लिए मना कर दिया और ईवा को अपनी अगली चोरी का प्लान बताने लगा। जिनको अपनी टीम के साथ डायबोलिक के अड्डे की तरफ निकला और जीपीएस की लोकेशन फॉलो करते हुए वो इस खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। लेकिन सामने एक चट्टान को देखकर ये सभी लोग काफी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इस चट्टान के पीछे से जीपीएस का सिग्नल आ रहा था। यहाँ जिंको ने उस चट्टान को बड़े ध्यान से देखा और अपने साथियों को उस पे बम लगाने के लिए कहा। इसके बाद जब धमाका हुआ तो इन्हें पतली सी सुरंग नजर आई जो सीधी डायबोलिक के अड्डे तक जाती थी। इधर डायबोलिक और ईवा ने भी सीसीटीवी पर ये सारा नज़ारा देख लिया। वो लोग सारा माल वहां पर छोड़कर एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। जब जेंको अपनी टीम को लेकर अंदर आया और उसे डायबोलिक और ईवा वहां नहीं मिले, तभी ढूंढते ढूंढते उसे वो खुफिया रास्ता नजर आया और वो लोग भी उन लोगों का पीछा करने लगे। अब भागते भागते ईवा का पैर कुछ पत्थरों के बीच फंस गया और उसने डायबोलिक से मदद मांगी। जेंको को वहां आता देख डायबोलिक ने ईवा को वहीं छोड़ दिया। अब डायबोलिक के धोखे से ईवा का दिल बिल्कुल टूट गया और उसने अकेले ही अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने खुद को आजाद किया तो जेंको उसके बहुत पास आ चुका था। अब ईवा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए भागते भागते वो एक चट्टान के पास गई और ऊपर से नीचे नदी में छलांग लगा दी और इस तरह डायबोलिक और ईवा एक बार फिर जिंको के हाथ से निकल गए। इसके बाद जिंको की टीम ने डायबोलिक के अड्डे की तलाशी ली। इन्हें यहाँ से काफी कीमती चीजें मिली, जैसे कि ढेर सारा सोना, करोड़ों की पेंटिंग्स और भी ढेर सारी चीजें इन्हें यहाँ से मिली। तभी इन्हें शहर के बाहर बनी पुरानी बिल्डिंग का एक नक्शा मिला जो डायबोलिक और ईवा का दूसरा अड्डा था। इसके बाद जिंको फौरन अपनी टीम के साथ उस अड्डे पर पहुंचा और इस बिल्डिंग की पूरी तलाशी ली। इसके बाद एक ऑफिसर ने गलती से एक खुफिया दरवाजा खोल दिया जो बिल्डिंग की बेसमेंट में जाता था। अब बेसमेंट में आकर इन्होंने देखा कि ये वही जगह थी जहाँ डायबोलिक चोरियों के लिए अलग अलग लोगों के भेस बनाता था। यहाँ जिंको ने अपनी टीम को सभी चीज़ों को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि डायबोलिक अगली चोरी से पहले यहाँ जरूर आएगा। अब अगले ही सीन में हम अल्टिया नाम की एक लेडी को देखते हैं। वेलकनबर्ग शहर की रानी थी और जिंको की गर्लफ्रेंड भी। यहाँ वो जिंको को मिलने पहुंची और बातों बातों में उसने अपनी शादी की बात छेड़ दी। इस पर जिंको ने कहा कि जब तक वो डायबोलिक को पकड़ नहीं लेता वो इस शादी को नहीं कर सकता। अब अल्टिया भी ये बात जानती थी कि डायबोलिक को पकड़ना जिंको का सबसे बड़ा मिशन है। इसके बाद जिंको को उसने अपनी पार्टी पे इन्वाइट किया, जहाँ वो
कीमती हार पहनकर जाने वाली थी, इसलिए वो चाहती थी कि जिंको भी उस पार्टी में मौजूद रहे ताकि वो उसकी और उसके नेकलेस की हिफाजत कर सके। अब उस रात डायबोलिक अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने माइक लगाकर उसने अंदर मौजूद पुलिस वालों की बातें सुनी। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को चेंज कर रहे थे और अब पहरा देने की बारी ऑफिसर रोलर की थी। थोड़ी देर बाद डायबोलिक ने बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया और ये देखते ही एजेंट रोलर ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। हालांकि डायबोलिक पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि कांच की मोटी दीवार इसके बीच थी। अब गोलियों की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी ऑफिसर अलर्ट हो गए और गोलियों की आवाज सुनकर बेसमेंट में आ गए। अब यहाँ पहुंचकर इन्होंने देखा कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा है और डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन लेकर वहां से भाग चुका है। अब जेंको को जब ये बात पता चली तो उसे अपने साथियों पे काफी गुस्सा आया, क्योंकि इनके यहाँ रहते हुए भी डायबोलिक बिल्डिंग के अंदर घुसा और इनकी नाक के नीचे से मास्क बनाने वाली मशीन चुरा ले गया। अब जेंको के आला अफसरों ने आगे के मिशन की प्लानिंग के लिए बुलाया। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके पास ईवा का कॉल आता है और वो इनसे कहती है कि मैं डायबोलिक को पकड़ने में पुलिस की मदद करूंगी और इसके बदले में मुझे मेरी आज़ादी की गारंटी चाहिए। मेरी शर्त ये है कि आप मेरे ऊपर लगे हुए सारे इल्जामों को खारिज करोगे और मुझे सही सलामत एक दूसरे देश में भेजोगे। यहाँ ईवा ने इन्हें सोचने के लिए आधा घंटा दिया। यहाँ जेंको के सीनियर को ये ऑफर पसंद आया और उन्होंने जेंको को इस पर अमल करने के लिए कहा। पानी सर के ऊपर जा चुका था और इन्हें किसी भी हालत में डायबोलिक को पकड़ना था। हालांकि जेंको इस बात से सहमत नहीं था, वो डायबोलिक के साथ साथ ईवा को भी पकड़ना चाहता था। इसके बाद उसने अपने साथियों को एक प्लान बताया कि अगली बार ईवा जब मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा कर रखूंगा और इस मौके का फायदा उठाकर तुम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेना और हम उस तक पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। अब आधे घंटे बाद ईवा ने जब जेंको को कॉल किया तो वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। इस दौरान पुलिस की एक टीम ईवा की लोकेशन ट्रेस करके उस तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि ईवा किसी अड्डे से नहीं बल्कि सड़क के किनारे एक फोन बूथ से कॉल कर रही थी। ईवा ने भी पुलिस को आते हुए देख लिया और फोन बूथ के नीचे से एक सुरंग से भाग गई और इस तरह से जेंको का प्लान एक दफा फिर फेल हो गया। इधर दूसरी तरफ एलिना नाम की एक लड़की डायबोलिक के अड्डे से मिली हुई चीजों की जांच कर रही थी और इस दौरान उसने नोटिस किया इन गहनों में से एक ब्रेसलेट वहां से गायब है। इसके बाद उसने फोन करके जेंको को इस ब्रेसलेट के बारे में बताया और जिनको समझ गया कि वो ब्रेसलेट ईवा ने पहना होगा और इसका मतलब ये था कि वो अभी भी उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते थे, जिसमें उन्होंने जीपीएस ट्रैकर को फिट किया हुआ था। अब यहाँ जिंको का अंदाजा सही निकला और जीपीएस को यूज करके पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। इसके बाद एजेंट रोलर फटाफट से उस लोकेशन पर पहुंचा और ईवा पर बंदूक तान दी। वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था क्योंकि पिछली बार डायबोलिक ने उसे बेहोश करके वो मास्क वाली मशीन चुरा ली थी, लेकिन अभी वो कुछ करता इससे पहले ही ईवा ने उसकी बंदूक उससे छीन ली और पुलिस की गाड़ी लेके वहां से फरार हो गई। जब जेंको लोकेशन पर पहुंचा तो उसने रोलर को दोबारा से बेहोश पाया और तो और इसने उसके हाथ से ब्रेसलेट भी उतार लिया था। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने रोलर को फील्ड मिशन पर जाने से मना कर दिया। अब उसे एजेंट मेलिना के साथ मिलकर चोरी के सामान की जांच करनी थी। इधर जेंको के आला अफसरान ने उसे ऑर्डर ना मानने पर काफी डांट लगाई और उसे आखिरी वार्निंग दी और अगर उसने ऑर्डर ना माने तो उसे केस से हटा दिया जाएगा। अब जेंको के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने ईवा के साथ मिलकर डायबोलिक को पकड़ने का फैसला किया। इसके बाद अखबार के जरिए उसने ईवा तक एक सीक्रेट मैसेज पहुंचाया, जिसको पढ़कर ईवा ने उसे कॉल किया और इन दोनों ने शाम को मिलने का प्लान बनाया। उस रात ईवा ने जिंको को बताया कि डायबोलिक हर हाल में अपना चोरी किया हुआ माल वापस पाना चाहता है। हमें अंडरवर्ल्ड में ये बात फैलानी होगी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी सेफ जगह पर शिफ्ट करने वाली है। जब डायबोलिक को इस बात की खबर लगेगी तो वो अपना चोरी किया हुआ माल वापस लेने जरूर आएगा। प्लान के मुताबिक हम एक बुलेट प्रूफ ट्रक को सिक्योरिटी के साथ बाहर निकालेंगे ताकि डायबोलिक को लगे कि लूट का सारा माल इसी ट्रक में है, कि असली माल एक खटारा से दिखने वाली गाड़ी में होगा ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। ईवा बताती है कि डायबोलिक जब उस ट्रक का पीछा करेगा तो हम उसे एक सुरंग के रास्ते से गुजारेंगे और जब डायबोलिक उस सुरंग में आएगा तो हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। अब जेंको को ये प्लान काफी पसंद आया और उसने अगले दिन से ही इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने एक अंडरवर्ल्ड एजेंट के जरिए पूरे अंडरवर्ल्ड में ये बात फैला दी कि पुलिस एक ट्रक के जरिए चोरी किया हुआ सारा माल एक सेफ जगह पहुंचाने वाली है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड एल्टिया से मिलने गया और उसे बताया कि वो उसकी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन उसे डायबोलिक को पकड़ने जाना है। और रही बात उस नेकलेस की, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेजेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया जब जेंको इस प्लान को अंजाम देने वाला था। इधर दूसरी तरफ एल्टिया ने पार्टी के लिए शहर की सबसे काबिल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया और पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगी। और इधर मिशन के लिए कमांडोज की एक टुकड़ी बनाई गई और उन्हें डायबोलिक को पकड़ने का पूरा प्लान समझाया गया। इसके बाद ऑफिसर ने सभी से पूछा कि वो असली माल वाली खटारा वैन कौन चलाएगा। यहाँ रोलर कहता है कि वो असली माल वाली गाड़ी वो चलाएगा क्योंकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर खुद को साबित करना चाहता है। यहाँ लेना ने उसे रोकने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और खुद उस गाड़ी को चलाने का फैसला किया। इसके बाद लूट का सारा माल एक सादी सी वैन में डाल दिया गया और सब लोग इस मिशन पर जाने के लिए तैयार थे।
अब ऑर्डर मिलते ही बुलेट प्रूफ ट्रक को पूरी सिक्योरिटी के साथ बाहर निकला गया और थोड़ी देर बाद रोलर असली माल वाली गाड़ी को लेकर उल्टी साइड की तरफ निकल गया। इधर जैसे ही पुलिस की गाड़ियां सुरंग में पहुंची तो किसी ने जानबूझकर उसके एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। तभी अचानक ये पूरी सुरंग धुएं से भर गई और इसी धुएं के बीच एक अनजान आदमी पुलिस की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन जब पुलिस ने पास जाकर देखा तो वो एक आदमी नहीं बल्कि एक मोम का पुतला था। इधर आल्टिया जब अपना नेकलेस पार्टी में पहनने के लिए गई तो उसे उसका नेकलेस कहीं नहीं मिला, जिसका मतलब ये था कि उसकी बेशकीमती अमानत चोरी हो चुकी है। इसके बाद हम रोलर को देखते हैं जो हाईवे से रास्ता बदलकर जंगल की तरफ एक सुनसान सड़क पे जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर आया जहाँ उसकी मुलाकात ईवा से हुई और अब ये खुलासा हुआ कि ईवा ने अल्टिया की मेकअप आर्टिस्ट का भेष बदलकर उसका वो बेशकीमती नेकलेस पहले ही चुरा लिया था। इसके बाद रोलर ने भी अपने चेहरे से मास्क हटाया। इसके बाद ये खुलासा हुआ कि वो रोलर नहीं बल्कि शातिर चोर डायबोलिक था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि ये सब डायबोलिक के प्लान का हिस्सा था। उस दिन भागते वक्त उसने जानबूझ के ईवा को पीछे छोड़ दिया ताकि जेंको को लगे कि उसने ईवा को धोखा दे दिया है, वो उसकी कही हुई बातों पर यकीन कर ले। उधर जब ईवा पानी में कूदी तो वो एक खुफिया रास्ते के जरिए वहां से भाग गई। इसके बाद जब डायबोलिक का सामना रोलर से हुआ तो उसने उसको जान से मार दिया और उसके चेहरे का मास्क बनाकर उसकी जगह ले ली और इस तरह से डायबोलिक ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया और अपना लूट का माल दोबारा से चुरा लिया। इधर जब जेंको को ये बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ना तो वो डायबोलिक को पकड़ सका और ना ही अल्टिया का वो नेकलेस बचा सका। इधर ईवा और डायबोलिक ने लूट का सारा माल चुरा कर वो शहर छोड़ दिया और एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू की और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पे एंड हो गई।